अल्लाह ने चांद को बनाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और चांद जमीन से जिस फासले पर मौजूद है ये भी अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा कर्म है। साइंसदान का कहना है कि अरबों साल पहले जब जमीन बनी थी तब चांद हमारी जमीन के बहुत ज्यादा करीब हुआ करता था। इसकी ग्रेविटी की वजह से जमीन पर लावे के समुंदर बहते थे और फिर वक्त के साथ साथ ये जमीन से दूर होता गया और जमीन पर इसकी ग्रेविटी का असर कम होता गया, जिससे जमीन पर लावा बहना कम हो गया या खत्म हो गया। अभी वो जिस जगह पर मौजूद है वहाँ इसकी ग्रेविटी की वजह से जमीन एक स्टेबल रफ्तार से अपने एक्सिस पर घूमती है, जिसकी वजह से जमीन पर 12 घंटों की रात और 12 घंटों का दिन होता है और इसकी ग्रेविटी की वजह से जमीन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं और समुद्र में लहरें एक स्टेबल रफ्तार से चलती हैं। यानी चांद हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम चांद की इस साइड को हर वक्त देखते हैं, लेकिन इसकी एक और साइड है जिसको फार साइड भी कहते हैं, जिसे हम आज तक नहीं देख पाए। ये चांद की ऐसी साइड है जिस पर जाना आसान नहीं है। वहाँ पर नासा गया है, लेकिन उसने वहाँ पर क्या देखा इसके बारे में उसने खुलकर दुनिया को नहीं बताया। लेकिन चाइना के स्पेसक्राफ्ट ने वहाँ लैंड किया और वहाँ उसने एक ऐसी चीज को देखा जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर चाइना ने वहाँ क्या देखा, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 1969 में जब अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चांद के बहुत ज्यादा करीब पहुंचा तो उस वक्त उसमें बैठे एक साइंसदान ने, जिसका नाम बस ऑड्रियन था, उसने अपनी विंडो के बाहर एक रोशनी को देखा जो उनके स्पेसक्राफ्ट का पीछा कर रही थी। उसने इस बात को अपने कंट्रोल सेंटर को नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि अगर वो इस बात को नासा को बताएगा तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन जब मिशन खत्म हुआ तो उसने खुलकर मीडिया के सामने ये कह दिया कि उसने शायद चांद पर एक एलियन स्पेसक्राफ्ट को देखा है जो उनका पीछा कर रहा था। इस बात पर उस वक्त लोगों ने यकीन नहीं किया। इसके बाद नासा ने अपोलो 11 मिशन में खींची गई चांद की कुछ तस्वीरों को जारी किया, जिसमें कुछ तस्वीरों में इंसान के बनाए हुए स्ट्रक्चर नजर आते हैं। जैसे इस तस्वीर को देखें जिसमें सैटेलाइट डिश जैसी चीज नजर आ रही है और इसके अलावा इन तस्वीरों में भी इंसानों के बनाए हुए स्ट्रक्चर जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इन चीजों को इंसानों ने बनाया था या फिर ये आंखों का धोखा था। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी और ना ही उस वक्त कैमरे इतने अच्छे थे और ना ही कंप्यूटर इतने एडवांस थे। मिसाल के तौर पर उस वक्त अपोलो 11 में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर की रैम 4 KB और हार्ड डिस्क 32 KB की हुआ करती थी। और आप ये सोच सकते हैं कि इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ चांद पर जाना कितना खतरनाक हो सकता है और इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ नासा ने वहाँ पर क्या डिस्कवर किया होगा। चलो मान लेते हैं 1969 में जो तस्वीर खींची गई और जो आंखों से देखा गया वो आंखों का धोखा हो सकता है। लेकिन उस चीज के बारे में क्या कहना चाहिए जिसे चांद पर 2019 में चाइना के चैंगी मिशन के रोवर ने चांद पर देखा। ये चीज चांद की दूसरी साइड पर मौजूद थी। ये वो साइट है जिसने चांद पर बहुत सारे मुल्कों के स्पेसक्राफ्ट को भेजा, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका। लेकिन 2019 में चाइना ने वहां अपना एक रोवर लैंड करवा लिया और 2023 में इंडिया ने भी अपना एक स्पेसक्राफ्ट इस साइट पर लैंड करवाया था। लेकिन वो रोवर एक मंथ तक ही वहां पर रहा और फिर डेड हो गया। लेकिन चाइना के रोवर ने वहां एक ऐसी चीज को देखा जो चमक रही थी। जब इस तरह की चीज साइंसदान को मिले तो फिर पहले साइंसदान उस चीज को अच्छी तरह स्टडी करते हैं और फिर बाद में ही उस चीज के बारे में लोगों को बताते हैं। लेकिन नासा के साइंसदानों ने बगैर स्टडी किए फौरन ये कहा कि वो चीज कांच का टुकड़ा हो सकती है, क्योंकि जब मेट्रोइड चांद से टकराता है तब उसे इतनी गर्मी निकलती है जिससे चांद की रेत पिघलकर कांच में तब्दील हो जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि अगर वो कांच है तो वो चीज जैली जैसी क्यों दिखाई दे रही है। आखिर वो चीज थी क्या वो कोई वेस्ट है जो वहाँ किसी जानदार चीज ने किया है। और क्या अपोलो 11 मिशन में खींची गई तस्वीरें किसी एडवांस सिविलाइजेशन की तरफ इशारा कर रही हैं। अगर वहाँ कोई सिविलाइजेशन मौजूद है और वो एडवांस है तो वो ओपन एरिया में ही क्यों वेस्ट कर रही है। और अगर वो चांद की डार्क साइड पर रहते हैं तो उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है। हम थोड़ा माजी की बात करते हैं। 7 अक्टूबर 1959 में यानी आज से 62 साल पहले सोवियत ने एक लूनर 3 मिशन को लॉन्च किया था,
जिसकी सैटेलाइट ने पहली बार चांद की डार्क साइड की तस्वीर खींची। इससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि चांद की डार्क साइड कैसी दिखाई देती है। डार्क साइड का मतलब क्या वहाँ हर तरफ काला अंधेरा है? ये बात आप जान लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सोवियत यूनियन का स्पेसक्राफ्ट वहाँ की तस्वीरों को कैसे खींच पाता? असल में डार्क साइड चांद की वो साइड है जो जमीन से दिखाई नहीं देती। मैंने पहले बताया कि हम हर वक्त चांद की सामने वाली साइड को ही देख पाते हैं, लेकिन इसकी दूसरी साइड को नहीं देख पाते, क्योंकि चांद का साइज जमीन से छोटा है और ये जमीन के इतना ज्यादा करीब है कि जमीन की ज्यादा ग्रेविटी की वजह से ये जमीन से टाइटली लॉक्ड है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड हमेशा चांद की तरफ होती है और एक साइड हमेशा चांद की दूसरी तरफ होती है। क्योंकि जितनी देर में चांद अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है, उतनी देर में ये जमीन के गिर्द भी अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है और जमीन को ऑर्बिट करते हुए इसकी एक साइड जमीन की तरफ होती है और एक साइड जमीन की दूसरी तरफ। चांद जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर 29 दिन और 12 घंटों में कंप्लीट करता है और ये अपने एक्सिस पर अपनी एक रोटेशन 27 दिन और 7 घंटों में कंप्लीट करता है। यानी चांद अपने एक्सिस पर उतनी ही स्पीड से रोटेट करता है जितनी स्पीड से ये जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है। इसी वजह से हम चांद के सिर्फ इस हिस्से को ही देख पाते हैं और जिस वक्त ये वाली साइड रोशन होती है तो चांद की दूसरी साइड पर अंधेरा होता है और जब इस साइड पर अंधेरा होता है तो चांद की दूसरी साइड रोशन होती है। ये चांद की डार्क साइड है। यानी चांद की डार्क साइड डार्क नहीं होती, वहाँ पर भी सूरज की रोशनी पड़ती है। लोग पहले समझते थे कि डार्क साइड पर हमेशा अंधेरा ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए साइंसदानों ने इसका नाम बदलकर इसे फार साइड ऑफ द मून कहा। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि आखिर वहाँ है क्या? चांद की नियर साइड और फार साइड एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आज से अरबों साल पहले जब चांद पर एस्टेरॉयड की बारिश हुई थी, तब चांद से लावा निकलकर सतह पर आ गया था, जिससे चांद की सरफेस जल गई, जिसकी वजह से हमें चांद की सरफेस ऐसी दिखाई देती है, जिसे इस साइड पर बहुत कम क्रेटर दिखाई देते हैं, लेकिन चांद की फार साइड पर बहुत ज्यादा क्रेटर मौजूद हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जब एस्टेरॉयड की बारिश हो रही थी तब फार साइड की सतह लावे से क्यों नहीं चली, सिर्फ सामने वाली साइड ही क्यों चली? अरबों साल पहले जब एक सियारा जिसका नाम थिया था वो हमारी जमीन से टकराया था, तब 2 चांद बने थे और दूसरा चांद चांद की दूसरी साइड में जाकर मर्ज हो गया, जिसकी वजह से चांद की दूसरी साइड सामने वाली साइड से मजबूत हो गई और वहां से लावा सतह से नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से वहां बहुत बड़े बड़े क्रेटर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि क्या सच में वहाँ एलियंस मौजूद हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एलियंस नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं है और जिस चीज को चाइना ने ढूंढा था उसके बारे में आज भी किसी को कुछ नहीं पता चल सका। हो सकता है आने वाले वक्त में इसके बारे में पता चल जाए। ये है K2-18P जो हमारी जमीन से 120 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसका साइज हमारी जमीन से 8 गुना ज्यादा है। इसे सब नेपच्यूनियन प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि जिस सियारे का साइज जमीन से बड़ा और नेपच्यून से छोटा हो उसे सब नेपच्यूनियन प्लेनेट कहते हैं। इस प्लेनेट को सबसे पहले 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड किया था। जब इसके ऑर्बिट को स्टडी किया गया तो पता चला ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। हैबिटेबल जोन किसी सियारे की वो जगह होती है यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इसके अलावा केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इस सियारे पर हाइड्रोजन को फाइंड किया, जिसके पास साइंसदान को पता चला कि इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन से बना है, यानी इसका एटमॉस्फेयर जमीन के एटमॉस्फेयर जैसा है और ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर पानी की मौजूदगी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चीज की डिस्कवरी के बाद ये सियारा साइंसदान की नजरों में आ गया। ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 33 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल जमीन के 33 दिनों के बराबर है। 33 दिनों का मतलब है कि इसके स्टार का साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से हैबिटेबल जोन भी इस स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। इस सियारे के हैबिटेबल जोन और एटमॉस्फेयर को देखते हुए साइंसदानों ने कहा कि शायद इस पर लाइफ हो सकती है। इस चीज के बारे में जानने के लिए एक बार फिर से 2019 में इस सियारे को हबल स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप इतना एडवांस नहीं था कि इस सियारे के बादलों के पार स्टडी कर सके। इसीलिए 2023 में इस सियारे को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इससे आने वाली रोशनी को स्टडी करके इसके एटमॉस्फेयर का एक ग्राफ बनाया गया, जिसमें सबसे पहले साइंसदान को 2 गैसेस मिली, एक मीथेन गैस और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
क्या ये गैसेस लाइफ का सबूत थी? असल में जमीन पर ये गैसेस जिंदा जानदार भी खारिज करते हैं, लेकिन वोल्केनो से भी ये गैसेस खारिज होती हैं, जिसकी वजह से साइंसदानों ने इन दोनों गैसेस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस ग्राफ में एक और गैस थी जिसने उनके होश उड़ा दिए। अगर आप ग्राफ में देखें तो ग्राफ में यही वो गैस है जिसका नाम डाइमिथाइल सल्फाइड है। इस गैस के मिलने से पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि ये गैस जमीन पर जिंदा जानदार ही खारिज करते हैं और जमीन पर ये गैस किसी और वजह से नहीं बनती। इसीलिए साइंसदानों को लगा कि वहाँ भी कोई जिंदा चीज है जिससे ये गैस खारिज हो रही है। असल में डाइमिथाइल सल्फाइड बहुत रेयर गैस है। ये गैस जमीन पर तो मिलती है, लेकिन खला में ये आज तक नहीं मिल सकी। इसीलिए 2023 में साइंसदान ये समझने लगे कि हो सकता है उस सियारे पर लाइफ मौजूद हो। इस डिस्कवरी से कई साल पहले 2016 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा था कि अगर किसी सियारे पर लाइफ मिलती है तो वहाँ पर हमें ये गैस भी मिल सकती है। उस वक्त साइंसदानों ने ये बात अपनी पुरानी स्टडी के बेस पर की थी और 2023 में जेम्स ने उस गैस को फाइंड किया। ये गैस ऐसे सियारे पर मिली है यहाँ मोटा डेंस एटमॉस्फेयर के साथ साथ पानी मौजूद हो सकता है, और ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसी गैस का मिलना जो जमीन पर सिर्फ जिंदा जानदार ही खारिज करते हों, साइंसदानों के लिए लाइफ का सबूत हो सकता है। जिसके बाद दुनिया भर के साइंसदान इस सियारे को स्टडी करने पर लग गए, क्योंकि खला में ये लाइफ का पहला सबूत मिला था। 2 सालों के बाद 2025 में एक बार फिर से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा को स्टडी किया गया और इस डेटा में K2-18b के एटमॉस्फेयर का नया ग्राफ मौजूद था। इस ग्राफ में डाइमिथाइल गैस के साथ साथ एक और गैस मौजूद थी। इस दूसरी गैस ने 2 सालों बाद पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच ली और इस गैस के मिलने से साइंसदानों का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हो सकता है इस गैस को K2-18b पर कोई जिंदा चीज ही खारिज कर रही है। पहले जेम्स वेब के डेटा में डाइमिथाइल सल्फाइड गैस मिली थी और अब डाइमिथाइल सल्फाइड गैस मिली है। ये दोनों गैसेस जमीन पर जिंदा चीजें ही खारिज करती हैं। इसी वजह से साइंसदान सोच में पड़े हैं कि शायद ये उस सियारे पर जिंदगी का सबूत हो। ये एक वाहिद ऐसा सबूत मिला है जिसको लेकर साइंसदान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि हो सकता है जिंदगी के अलावा भी कोई ऐसा प्रोसेस हो सकता है जो जमीन पर तो मौजूद नहीं है, लेकिन खला में किसी दूसरे सियारे पर मौजूद हो, जिनसे वो गैसेस खारिज हो रही हैं। लेकिन अभी की स्टडी के मुताबिक वो गैसेस खला में लाइफ का पहला सबूत माना जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। अभी भी उस सियारे को स्टडी किया जा रहा है और आने वाले वक्त में हमें उस सियारे के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। अगर सच में वहाँ लाइफ हुई तो ये हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। एक बात मैं आपको बता दूं, ये सियारा हमसे 120 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि हमें वहां पहुंचने में 10 लाख साल लग जाएंगे और अभी हम K2-18b के जिस एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहे हैं वो 120 साल पुराना है, क्योंकि उस सियारे की रोशनी को हम तक पहुंचने में 120 साल लगे और हो सकता है इन 120 सालों में वहां बहुत कुछ तब्दील हो चुका हो। अंटार्कटिका में फिल्चनर के नाम से एक बहुत बड़ा आइस शेल्फ मौजूद है। 1986 में इस ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा टूटा था। बर्फ के इस टुकड़े का साइज 3500 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा आइस का टुकड़ा कहा जा रहा है। इसे A23A का नाम दिया गया। 1986 में टूटने के बाद ये समुद्र में फंसा रहता है, आगे मूव नहीं करता, लेकिन 2020 में इसने मूव करना शुरू कर दिया। नवंबर 2023 में इसे अंटार्कटिक पेनिनसुला के पास देखा गया जो साउथर्न ओशन की तरफ बढ़ रहा था, जिसके बाद दिसंबर 2023 में एक साइंसदान डेविड इसे स्टडी करने के लिए अपनी शिप से इसके करीब पहुंच गया। बर्फ का ये टुकड़ा साइज में इतना बड़ा था कि इसकी एक साइड से दूसरी साइड पर जाने में कई घंटे लग गए। इसको स्टडी करने के बाद साइंसदानों ने नोटिस किया कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं। जैसे जैसे ये पिघल रहा है, इसके अंदर मौजूद मिनरल्स पानी में बह रहे हैं। इसीलिए इन मिनरल्स को स्टडी करने के लिए इसने आइस के टुकड़े के आसपास मौजूद पानी के सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया। सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद कई ड्रोन्स और सैटेलाइट की मदद से A23A आइसबर्ग पर नजर रखी गई और फिर 14 जनवरी 2024 को इसकी वीडियो BBC न्यूज
और CNN पर जारी की गई, जिसमें लहरों की वजह से आप इसे आगे मूव होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर हवाएं गोल गोल घूमती हैं, जिसकी वजह से ये आइस का टुकड़ा उस जगह के एक टेलर कॉलम में फंस गया और वहाँ 15 डिग्री पर रोटेट करने लगा। दिसंबर 2024 में BAS यानी ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक बर्फ का टुकड़ा टेलर कॉलम से निकल चुका है और ये नॉर्थ ओशन से होता हुआ साउथ ओशन की तरफ जा रहा है। ये वो हिस्सा है यहाँ से कार्गो शिप्स और कई दूसरे शिप्स बहुत ज्यादा तादाद में गुजरते हैं, इसीलिए साइंसदान इस पर नजर रख रहे हैं कि कहीं ये किसी जहाज से ना टकरा जाए। साइंसदान के मुताबिक अगर ये आइस का टुकड़ा ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो हो सकता है ये किसी आइलैंड या किसी सिटी से टकरा जाए, जिससे उस शहर में तबाही हो सकती है। BAS के मुताबिक इसने साउथ जॉर्जिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। साउथ जॉर्जिया में कई आइलैंड मौजूद हैं। इन आइलैंड के ओशन का पानी गर्म है। जब ये बर्फ का टुकड़ा इस रीजन में पहुंचेगा तो गर्म पानी की वजह से ये कई हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। जनवरी 2025 में ये जॉर्जिया से 278 किलोमीटर दूर था। साइंसदान के मुताबिक ये पेंगुइन और सील के लिए एक रुकावट बन सकता है, क्योंकि पेंगुइन और सील आइलैंड पर रहते हैं और समुद्र में खुराक हासिल करने के लिए जाते हैं। जब ये आइस का टुकड़ा इस आइलैंड के पास पहुंचेगा, इसके पिघलने से ग़िज़ाई अज्जा का बहाव और समुद्री निज़ाम मुतासर हो सकता है। मार्च 2025 में ये साउथ जॉर्जिया से 73 किलोमीटर दूर था। ऐसे बर्फ के टुकड़ों को स्टडी करने से इनके साइज के बारे में पता चल सकता है। ऐसे आइस के टुकड़े अंटार्कटिका में मौजूद बहुत बड़े ग्लेशियर का हिस्सा हुआ करते हैं। साइंसदान के मुताबिक अंटार्कटिका का सबसे पुराना ग्लेशियर 10 लाख साल पुराना है। ग्रीनलैंड का सबसे पुराना ग्लेशियर 1 साल पुराना है और अलास्का का सबसे पुराना ग्लेशियर 30,000 साल पुराना है। अगर ऐसे ही अंटार्कटिका और बाकी जगहों के ग्लेशियर्स टूटते रहे तो इसका सीधा असर जमीन के मौसम पर होगा। इन ग्लेशियर्स के टूटने से समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जिसमें कई बड़े बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे, खासकर वो शहर जो समुद्र के करीब मौजूद हैं, जैसे कराची और मुंबई। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 400 से 800 बड़े और छोटे आइस के टुकड़े टूटकर समुद्र में तैरते हैं, जिनकी स्पीड आधा मील फी घंटा होती है। 6 तरह के आइसबर्ग होते हैं। नंबर 1 टेबुलर आइसबर्ग, इनकी चौड़ाई ज्यादा होती है और लंबाई कम। नंबर 2 ब्लॉकी आइसबर्ग, जिनकी साइड स्टीप होती है, एंगल्स बिल्कुल शार्प होते हैं, ये एक पिरामिड्स की तरह दिखाई देते हैं। नंबर 3 वेज आइसबर्ग, इनकी एक साइड स्टीप होती है और दूसरी साइड स्लोपिंग होती है। नंबर 4 डोम आइसबर्ग, इनकी टॉप वाली साइड अराउंड होती है। नंबर 5 पिनाकिल आइसबर्ग, ये आइस के टुकड़े नीचे से बड़े और ऊपर से छोटे होते हैं। और आखिर में है ड्राई डॉग आइसबर्ग, जिनकी शेप यू जैसी होती है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी शेप वाला आइसबर्ग अच्छा लगा। जब ये बर्फ के टुकड़े गर्म पानी में जाते हैं तो मेल्ट हो जाते हैं, जिनसे इनका साइज भी छोटा हो जाता है। सैटेलाइट से लार्ज और मीडियम साइज के टुकड़ों को ट्रैक किया जाता है ताकि एक्सीडेंट होने से बचा जा सके। लेकिन छोटे साइज के आइसबर्ग छोटी पॉट्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। 2018 में एक आइसबर्ग बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। ये न्यूफाउंडलैंड के एक गांव के घरों के बहुत ज्यादा करीब आ चुका था, जिसकी तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत बड़े साइज का टुकड़ा 1700 फीट बड़ा हो सकता है, जिसका वजन 75 मिलियन टन के बराबर हो सकता है। ये बहुत दूर तक सफर करते हैं, लेकिन शिप्स को इनसे कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि जिस जगह से ये टूटते हैं वहां से जहाज बहुत कम गुजरते हैं। लेकिन जब ये बर्फ के टुकड़े अपना सफर शुरू करते हैं तो खतरा शुरू हो जाता है। आमतौर पर ऐसे आइसबर्ग जब गर्म पानी में पहुंचते हैं तो बहुत तेजी के साथ मेल्ट हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1500 से 3000 आइसबर्ग ग्रीनलैंड ग्लेशियर से अलग होकर समुद्र में गर्म पानी में बह जाते हैं। लेकिन सिर्फ 1% आइसबर्ग अटलांटिक ओशन में अपना सफर शुरू करते हैं। ऐसे आइसबर्ग मेल्ट होने के बावजूद भी बहुत बड़े होते हैं, यानी इनका साइज इस ब्रिज से भी बड़ा होता है। इनका सिर्फ 10% हिस्सा ही बाहर होता है, लेकिन 90% हिस्सा समुद्र के अंदर होता है। 1912 में ऐसे ही एक बर्फ के टुकड़े से टाइटैनिक जहाज टकरा गया था, जिससे टाइटैनिक जहाज 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था।
बर्फ के ये टुकड़े सिर्फ व्हाइट नहीं होते बल्कि इनके बहुत सारे कलर्स होते हैं जिनके मुख्तलिफ तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ बर्फ के टुकड़ों का कलर ब्लैक होता है, लेकिन बर्फ के ब्लैक टुकड़े रात के वक्त दिखाई नहीं देते, जिससे शिप से टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि टाइटैनिक जहाज जिससे टकराया था क्या उसका कलर व्हाइट था या ब्लैक। ये चीज अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। वैसे आपका इन आइस ब्लॉक्स के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।